हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू IJS लॉ क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम पहले कंप्लीट करने वाले हैं सेक्शन नंबर 6 को, देन फाइनली हम स्टार्ट करने वाले हैं सेक्शन नंबर 8 जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? ओके, देन फाइनली लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर। सेक्शन नंबर 6 जो है स्टूडेंट्स, इसका सबसेक्शन 4 जो है वो हमें कंप्लीट करना था, जो कि बात करता है पायस ऑब्लिगेशन का। व्हाट इज पायस ऑब्लिगेशन? ये मैं आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था। पायस ऑब्लिगेशन होता क्या है, बता सकता है कोई? कैन जस्ट अनम्यूट योरसेल्फ एंड स्पीक अप। Son's moral obligation to pay off his father's or father's debt. ठीक है, जो भी कर्जा लिया है, जो भी कर्जा लिया है, इस पे स्पिरिचुअल जो चीजें हैं उसके बेनिफिट के लिए ऐसा कहा जाता था कि जो सन्स है उनको अपने फादर का कर्जा, जो कि डिजीज है, उनकी डेथ हो चुकी है, तो देना पड़ेगा, अदरवाइज उनको मोक्ष नहीं मिलेगा, है ना? यही थ्योरीज होती थी हमारी पहले। तो उसी के बेसिस पे ये कोडिफाई होते गए रूल्स, रेगुलेशन, लॉज, राइट? कस्टम्स का भी एक बहुत बड़ा रोल है इसके अंदर, है ना? तो उसी से ये कॉन्सेप्ट आया। तो लेकिन इसमें अब अमेंडमेंट हो चुका है, लेकिन पहले की जो सिचुएशन थी उससे काफी क्वेश्चंस आते हैं मेंस में। बिफोर 2005, बिफोर 2005 क्या था? जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया, जो सन था, ग्रैंड सन था, ग्रेट ग्रैंड सन था, इन्हें अपने जो फादर है, यानी कि इनके ग्रैंडफादर लगेंगे, और उनके ग्रेट ग्रैंडफादर, यानी कि बेटा, पोता, परपोता, तो वो लाइबल है इनके डेप्ट्स भरने के लिए। इनकी पर्सनल लाइबिलिटी भी रहती थी। बिफोर 2005 की बात कर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ये किसी भी चीज के लिए जो है कर्जे लेते रहेंगे और ये चुकाते रहेंगे। ऑब्वियसली कोई रूल्स होंगे, वरना ये पागल थोड़ी है ये कर्जे लेते रहे किसी भी चीज के लिए और ये भरते रहे। तो कुछ रूल्स थे, उन रूल्स के अकॉर्डिंग ही पता चलता था अब ये वो डेब्ट्स पे करने के लिए लायबल है या नहीं लायबल। किसी को पता है ये रूल्स? देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो मेंस में पूछा जाता है वो होता है अनटेंटेड। ओके, अनटेंटेड डेब्ट्स क्या होते हैं? इंग्लिश वर्ड है टेंटेड, बता सकता है कोई? अगर आप चाहते, Untainted means which is not touched or which is not interfered with. देखिए यहाँ इसका मतलब है नॉट इमोरल। अगर वो डेब्ट्स किसी इमोरल पर्पस के लिए लिए गए हैं, ठीक है, यानी कि फॉर एग्जाम्पल फादर ने अपने अल्कोहल कंजम्पशन के लिए वो कर्जे ले लिए हैं, या फिर एडिक्ट है किसी चीज के, या कॉन्क्यूबाइन रखी हुई है, या किसी भी तरीके के इमोरल चीजों के लिए रखे गए हैं, राइट? तो वो हो जाते हैं आपकी टेंटेड डेब्ट्स। या फिर यहाँ वर्ड यूज किया गया है तो जब वो इमोरल डेब्ट्स है, ठीक है, ये डेब्ट्स कौन थे? इमोरल डेब्ट्स हैं ये। अब ये डेब्ट्स क्या है स्टूडेंट्स? ये टेंटेड डेब्ट्स है, अव्यवहारिका डेब्ट्स है, इमोरल डेब्ट्स है। तो इस केस में सन जो है लाइबल नहीं होता। इस केस में जो सन लाइबल नहीं है, सन यानी कि तीनों की बात कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि वो टेंटेड डेब्ट्स है। ये वाली बात समझ आई? अगर किसी ने किसी पर्सन को, अगर कोई पर्सन कह रहा है कि सन मेरा डेब्ट जो भरेगा, ग्रैंडसन मेरा डेब्ट भरेगा, ग्रेट ग्रैंडसन डेब्ट भरेगा, तो उनको प्रूफ करनी होगी तीन चार चीजें। सबसे पहली बात तो कि वो अनटेंटेड डेब्ट है, इमोरल डेब्ट वो नहीं है, ठीक है?
इमोरल डेब्ट जो होता है वो होता है टेंटेड। तो सबसे पहले दिखाना पड़ेगा कि वो अनटेंटेड डेब्ट है, तभी सन, ग्रैंडसन और ग्रेट ग्रैंडसन जो है लायबल हुआ करते थे। ठीक है, दूसरी बात ये कि फादर जो थे उन्होंने एक्ट किया है एज अ प्रूडेंट मैन, कि उस जगह पर कोई और भी समझदार व्यक्ति होता तो वो डेब्ट लेता। दूसरी बात ये आपको प्रूव करनी होगी। और तीसरी बात, कुछ प्रॉपर्टी एलिनेट की गई है, क्यों? क्योंकि डेप्ट लिया था उसने, कोई कर्जा लिया था उसने। अगर ये सारी चीजें आप दिखा दो कि हाँ भाई कर्जा लिया था, एलिनेशन कर रखा है प्रॉपर्टी का, या फिर हाँ भाई उस केस में जो है कोई प्रूडेंट मैन दूसरा भी होता तो वो भी कर्जा लेता, या फिर वो जो डेप्ट कर्जा लिया भी है वो किसी इमोरल पर्पस के लिए नहीं लिया है, मॉरल पर्पस के लिए लिया है ना। तो ये जो सारी बातें दिखा दोगे तो भाई ये सन लाइबल हो जाएगा। लेकिन सन क्या करेगा? अगर सन ये प्रूफ कर दे, ऑब्वियसली सामने वाली पार्टी तो करेगी नहीं जिसे अपने डेब्ट्स चाहिए, अगर सन ये प्रूफ कर दे कि भाई वो टेंटेड डेब्ट्स है, इमोरल डेब्ट्स है, तो फिर सन लाइबल नहीं होगा। पर ये बात कब की है? बिफोर 2005। आई होप ये वाली बात क्लियर होगी स्टूडेंट्स। ओके लिखिए फटाफट, फिर मैं इसको इरेज करती हूँ। ओके चलिए, लेकिन आफ्टर इसको हटा दिया, सन की कोई भी पर्सनल लाइबिलिटी नहीं है। सन की अब कोई भी पर्सनल लाइबिलिटी नहीं है। ठीक है, सन की पर्सनल, सब सन अपने जेब से निकाल के नहीं देगा फादर के लिए हुए डेब्ट्स। ठीक है, तो कहा गया कि जो रीपेमेंट होगी डेब्ट्स की, ठीक है, जो हिंदू डेब्ट लेगा, जो कर्जा लेगा, वो ही उसे भरेगा, अदरवाइज और किसी की लाइबिलिटी नहीं है। तो जो हिंदू कर्जा लेगा उसी की ड्यूटी है, उसी की अपनी पर्सनल लाइबिलिटी है उसे रीपे करने की। ठीक है, ये आफ्टर 2005 की सिचुएशन है। जिसने लोन लिया उसी की पर्सनल लाइबिलिटी है रीपेमेंट करने की, बाकी कोई भी लाइबल नहीं है। ठीक है, आफ्टर 2005। ठीक, चलिए ये तो छोटी सी बात है, अब आगे चलते हैं। देखिए, इसको बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी क्लासिफिकेशन कैसे रहती है। एक्सप्लेन कर सकते हैं इन 5 पॉइंट्स को, मैं क्या कहना चाहती हूँ। प्रॉपर्टी की इनहेरिटेंस, प्रॉपर्टी की सक्सेशन किस ऑर्डर में होगी, इनका क्या मतलब है? जैसे कि कोई ए पर्सन है, या तो ये विल बना देंगे, अब विल नहीं बनाई तो सक्सेशन के हिसाब से जाएगी प्रॉपर्टी। सक्सेशन के हिसाब से स्टूडेंट्स जाएगी अगर प्रॉपर्टी, तो सबसे पहले ये प्रॉपर्टी का हकदार कौन होगा? तो क्लास 1 के अंदर जिन जिन लोगों के नाम है पहले उनको दी जाएगी, अगर उसमें भी कोई नहीं है तो क्लास 2 के लोगों को दी जाएगी। इन दोनों में नहीं है कोई, फिर इनको देखेंगे, इनको देखेंगे, चारों क्लासेस में से कोई भी नहीं है तो भाई गई गवर्नमेंट के पास। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर है। तो भाई अब वो लोग कौन है जो क्लास 1 में है या क्लास 2 में है? एग्नेट और कॉग्नेट तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ होते क्या है। तो कौन कौन से लोग कौन कौन सी क्लासेस में रखे गए हैं, जैसे कि ए की
कोई विडो भी होगी, ए की मदर भी होगी, ए के फादर भी होंगे, ए के सन भी होंगे, ए के डॉटर भी होंगे, इनके सन होंगे, इनकी डॉटर होंगी, इनके सन होंगे, इनकी डॉटर होगी, ठीक है, इसकी विडो भी होगी। तो कैसे, कौन क्लास 1 में रहेगा, कौन क्लास 2 में रहेगा, वो सब जानेंगे अब हम, ठीक है, इतनी सी बात क्लियर। तो सबसे पहले क्लास 1 को देखते हैं, सबसे पहले क्लास 1 को देखते हैं, राइट। ओके, तो आई वुड से कि एक स्केड्यूल दिया होगा क्लास 1 का, तो आप वो जरूर खोल लें। ठीक, चलिए, कोई बता सकता है वैसे इन जनरल क्लास 1 में होते कौन कौन है, अगर किसी ने पढ़ रखा हो पहले बताइए। मैम टोटल 16 ईयर्स होते हैं, जिसमें से कि 11 फीमेल होती हैं, 5 मेल्स होते हैं। उसमें से कुछ प्राइमरी ईयर्स हैं, क्योंकि बहुत सारे हैं तो मैं कुछ प्राइमरी बता देती हूँ, जैसे मदर, विडो, सन, डॉटर। फिर उन के प्री डिजीज्ड चिल्ड्रन, मतलब प्री डिजीज चिल्ड्रन के चिल्ड्रन। ठीक है, स्केड्यूल निकाल लीजिए, जस्ट म्यूट योर सेल्फ एवरीवन, टेक आउट द स्केड्यूल। ना, लेट जस्ट ड्रॉ विद मी, देखिए ये कोई पर्सन है, इसको बहुत नीट एंड क्लीन ड्रॉ करना, ये बहुत हेल्प करेगा। मैं ये ना हेडिंग इरेज कर रही हूँ बिकॉज आई डू नॉट हैव लॉट ऑफ स्पेस ऑन द बोर्ड, ठीक है। ये पी पर्सन है जिसकी डेथ हुई है, ठीक है। अब कौन कौन आएगा क्लास 1 में, सबसे पहली बात तो इनकी मदर, ठीक, इनकी विडो, राइट। उसके बाद आप बनाइए ठीक, एक सन बनाइए, एक और सन बनाइए, एक और सन बनाइए, एक डॉटर बनाइए। जिनके ऊपर मैं ब्रैकेट्स लगा रही हूँ स्टूडेंट्स, समझ जाइए कि वो डिजीज्ड है, उनकी डेथ हो चुकी है। तो डायग्राम में 3 सन है, 1 इज अलाइव एंड 2 डिजीज्ड है, एंड डॉटर भी ऐसे 1 इज अलाइव एंड ए डिजीज्ड है, ठीक है। अब ये डिजीज्ड है, इसकी विडो, ठीक, ओके, यहां तक तो फंडा क्लियर है। अब और कौन कौन से रिलेशन आ जाएंगे, देखिए, सन ऑफ प्री डिजीज्ड सन, सन ऑफ प्री डिजीज्ड सन, इससे जो सारे रिलेशंस चलेंगे स्टूडेंट्स, वो किसके चलेंगे, पी के, ठीक है। यानी कि पी के प्री डिजीज सन यानी कि वो सन जिसकी डेथ हो चुकी है, उसका बेटा, या फिर डॉटर ऑफ प्री डिजीज
सन ऑफ पी। इतनी सी बात क्लियर? ये क्या है? अब इसकी एक डॉटर थी, वो आपने अलाइव बनाई, इनकी बात कर दी, सन ऑफ प्रीडिजीज सन, डॉटर ऑफ प्रीडिजीज सन। ठीक, अब ये क्या है? डॉटर, डॉटर ऑफ प्रीडिजीज सन्स डॉटर ऑफ प्रीडिजीज सन, यानी कि पी का बेटा, बेटा जिसकी बेटी की भी डेथ हो चुकी है, और इसकी बेटी की बेटी। इतना क्लियर है? ठीक, यानी कि ये कौन है? पी की पोती, और पी की पोती की भी बेटी है। ठीक, प्री डिजीज सन की, प्री डिजीज डॉटर की डॉटर। ठीक, उसके बाद ये प्री डिजीज सन है और इनके बेटे की भी डेथ हो चुकी है, यानी कि पोते की भी डेथ हो चुकी है, इनकी है विडो। ठीक है, अब एक परपोता है और एक परपोती है। ठीक है, अब आ जाते हैं डॉटर पे। अब ये एक डॉटर है, जैसे एस है ऐसी डी है। अब अगर प्री डिसीज डॉटर है तो उसके भी पीछे वो छोड़ के गई होगी, है ना? या तो ये थोड़ा बड़ा डायग्राम हो जाता है यहाँ पे, प्री डिजीज डॉटर अपने पीछे या तो अपने सन को छोड़ के गई होगी, या तो अपनी डॉटर को छोड़ के गई होगी। ठीक, उसके बाद अगर, ये तो अलाइव वालों की बात हो गई, अगर इसके डॉटर के सन की डेथ हो चुकी है और इसकी कोई डॉटर है, ठीक, और डॉटर की डेथ हो चुकी है, बट डॉटर को क्या है? डॉटर के भी बच्चे अलाइव हैं, यानी कि इस प्री डिजीज डॉटर की सन है और डॉटर है। क्लियर हुआ चार्ट? बना लो ये। वंस आपका चार्ट कंप्लीट हो जाए स्टूडेंट्स, चैट में आप ओके लिखिए सो दैट आगे चलूं। सो दिस इज योर चार्ट ऑफ क्लास 1 हेयर्स। इसके अंदर आपके 11 फीमेल्स हैं और 5 आपके मेल्स हैं, राइट? इसके अंदर आपके स्टूडेंट्स 11 फीमेल्स हैं और 5 आपके मेल्स हैं। ठीक है, अगर काउंट करें तो आपके मेल्स कौन कौन से हैं, कोई बता सकता है? फीमेल्स काउंट कीजिए, चलिए अपने अपने चार्ट में कीजिए। जो ब्रैकेट वाली है वो काउंट नहीं करनी है आपको, उनकी तो डेथ हो चुकी है ना। देखिए टोटल 11 फीमेल्स आई, तो आपका डायग्राम एकदम करेक्ट है। और मेल्स आपके आने चाहिए 5।
देखिए मेल्स अगर आप काउंट करोगे तो 1 इस ब्रांच में, 2, 3, 4 और ये 5। सभी का ओके है डायग्राम? अगर 11 फीमेल्स आ जाती हैं और 5 मेल्स आ जाते हैं, दैट मीन्स आपका डायग्राम बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, आपने बनाना कैसे है एग्जाम में, आपने ऐसे ही बनाना है डायग्राम। बेयर एक्ट तो आपको मिल ही जाती है, ठीक है, बट उससे भी आपका टाइम वेस्ट ना हो पूरा स्केड्यूल को पढ़ने का, तो याद रखिए मदर और विडो, ठीक है, ऊपर पहले बनाएंगे, फिर ऐसे 5 आप कॉलम्स बना लेना, ठीक है, उसके अंदर आप 2 डिजीज सन बना देना, ठीक है, एक डॉटर अलाइव, एक सन अलाइव और एक डॉटर डिजीज्ड। अब इस सन ये डिजीज्ड है तो इसकी विडो भी होगी, इसके फर्दर आगे रिलेशंस बनाना। ओवर द टाइम जब आप क्वेश्चंस करते रहोगे इस चार्ट को देख के, आपको ये चार्ट माइंड में याद हो जाएगा, ठीक है, बट फिर भी चार्ट बनाने के बाद चेक कर, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमेशा आप चेक कर लेना। चेक कैसे करोगे आप? 11 फीमेल्स होनी चाहिए और 5 मेल्स होने चाहिए आपके। इतनी सी बात क्लियर है? ओके, देखिए कुछ पर्सन्स ना पहले क्या थे, इनमें से भी कुछ पर्सन्स क्लास 2 के अंदर थे, पर उन्हें ना क्लास 2 के अंदर डाल दिया, क्लास 1 के अंदर डाल दिया, क्लास 2 से उठा के क्लास 1 के अंदर डाल दिया 2005 की अमेंडमेंट के बाद। ठीक है, कौन कौन से थे वो? अब देखिए इस चार्ट के अंदर ऑल्दो आपको बहुत सारी इनइक्वालिटीज दिखेंगी। देखिए ये डॉटर है, प्रीडिसीज डॉटर है ऑफ प्रीडिसीज सन। अब इस डॉटर का हो सकता है बेटा भी हो सकता है, बट सिर्फ बेटी को फर्स्ट क्लास में डाला गया, इसके बेटे का क्या, उसको तो डाला नहीं गया। ठीक है, ऐसे ही इसके साथ है, ठीक है, ऐसे ही इसके साथ है, ठीक है, इसमें भी सन है जो प्रीडिसीज सन ऑफ प्रीडिसीज डॉटर, ठीक है। अब इस ये भी डिसीज सन है, सन की सिर्फ डॉटर को डाला गया है क्लास 1 के अंदर, इसका सन भी तो हो सकता था, उसको तो डाला नहीं। और तीसरी बात ये दोनों भी जो है पहले कहाँ थे, क्लास 2 में थे, पर इन चारों रिलेशंस को उठाकर अब क्लास 1 में डाल दिया 2005 के बाद। ठीक है, ऑल्दो अमेंडमेंट करके इसको हटाया नहीं गया है क्लास 2 से, सिर्फ क्लास 1 के अंदर ऐड कर दिया, बट क्योंकि ये क्लास 1 में भी है क्लास 2 में भी है तो हम इनको क्लास 1 का ही मान के चलेंगे। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर है? नाउ अब इस डायग्राम में स्टूडेंट्स जो आप मदर देख रहे हो, ये कौन सी मदर है? पी के मरने के बाद उसकी प्रॉपर्टी सक्सेशन में उसकी बायोलॉजिकल मदर को जाएगी, उसकी अडॉप्टिव मदर को जाएगी, या उसकी स्टेप मदर को भी जाएगी, या फिर अगर उसकी मदर ने रीमैरी कर लिया है, या फिर अपना हिंदू धर्म से कोई और धर्म की हो गई है, या एडल्ट्री कर ली है, या कुछ भी इस तरीके की चीजें करी हैं, तो फिर क्या मदर को मिलेगा या नहीं मिलेगा उसका शेयर जो उसको पी से आने वाला था थ्रू सक्सेशन? तो हम यही देखेंगे स्टूडेंट्स। सबसे पहली बात तो ये याद रखो कि अभी हम सिर्फ क्लास 1 की बात कर रहे हैं। अब आपको सबसे बड़ी इक्वालिटी तो यही दिख रही होगी कि पी के मरने के बाद, इनइक्वालिटी ये दिख रही होगी कि पी के मरने के बाद एम को यानी कि उसकी मदर को दिया हुआ है, पर फादर भी तो है ना। फादर का क्या? अगर फादर भी अलाइव है तो फादर को तो क्लास 1 में रखा ही नहीं गया, तो इनइक्वालिटी तो है कई जगहों पर, बट आपको अपना खुद से मतलब मॉरली कुछ भी नहीं देखना है कि भाई पर फादर भी होता है, इक्वालिटी है ना, पर आपको इसके रूल्स के हिसाब से ही चलना है, जैसे कि मैं आपको फर्स्ट क्लास से कह रही हूँ। ठीक है, चलिए इनइक्वालिटी की बातें छोड़ते हैं, मदर के बारे में देखते हैं। तो स्टूडेंट जिस मदर की बात की गई है ना, सबसे पहली बात तो ये मदर बायोलॉजिकल मदर की बात की गई है और अडॉप्टिव मदर भी इसके अंदर है, ठीक है। लेकिन जो स्टेप मदर है, जो स्टेप मदर है वो नहीं है इंक्लूडेड, वो इंक्लूडेड नहीं है। इतनी सी बात क्लियर? ठीक,
उसके आगे अब इस मदर का ये चाइल्ड जो पी है, इस मदर का ये पी जो चाइल्ड है, ये लेजिटिमेट है या इलेजिटिमेट है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मदर के लिए तो लेजिटिमेट ही है ना हर बच्चा जो उसकी कोख से जन्मा है। तो इलेजिटिमेसी या लेजिटिमेसी का कोई भी इफेक्ट माँ के राइट पे नहीं पड़ता। ये बच्चा चाहे लेजिटिमेट हो इलेजिटिमेट हो, माँ को सक्सेशन में हिस्सा मिलेगा ही मिलेगा। तीसरी बात, अब ये जो मदर है, अडॉप्टिव मदर हमने देखा था कि अनमैरिड भी हो सकती है ना। तो अब ये जो मदर है, मैरिड है, अनमैरिड है, अनचेस्ट है, इसने अडल्ट्री कर ली या किसी और के साथ लिव इन रिलेशन में रहती है या रीमैरी कर लेती है या कुछ भी करती है, इनफैक्ट अपना कन्वर्जन कर लेती है, अब ये हिंदू थी, हिंदू से ये मुस्लिम बन गई, तो ये जो सारी बातें हैं इस माँ के राइट पे कोई भी इफेक्ट नहीं डालती। इस माँ का ये बच्चा लेजिटिमेट है इलेजिटिमेट है कोई भी फर्क नहीं पड़ता। बस ये देखना है कि माँ बायोलॉजिकल है या अडॉप्टिव है, दोनों को ही उनका राइट मिलेगा, बाकी सारी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। माँ तो माँ ही है, ठीक है, चाहे वो अनमैरिड हो, अनचेस्ट हो, एडल्ट्री करी हो, लिव इन रिलेशन में रह रही हो, दूसरे धर्म में चली गई हो, दैट डज नॉट मैटर, ठीक है। ऑल दीज थिंग्स डज नॉट इफेक्ट द राइट ऑफ द मदर। इसी बात क्लियर है? चैट में रिस्पॉन्ड करते जाइए ताकि मुझे पता चलता रहे आप सबको समझ आ रहा है। ओके, दूसरी बात चलते हैं विडो पे। सारे रिलेशन स्टूडेंट्स हम पी के देखेंगे, पी की प्रॉपर्टी जो है ये सक्सेशन में जा रही है ना, तो पी की मदर के बारे में तो हमने देख लिया। अब पी की विडो के बारे में देखते हैं। पी की विडो को कितना शेयर मिलेगा पी की प्रॉपर्टी से? पी की विडो को उतना ही शेयर मिलेगा पी की प्रॉपर्टी से जितना उसके सन को दिया जाएगा, यानी कि इसके सन का और इसकी बीवी का जो शेयर है वो इक्वल रहेगा, ठीक है। तो शेयर रहेगा जो विडो का इज इक्वल्स टू द सन। इतनी सी बात क्लियर? अब ये बात तो आई जब इसकी एक ही विडो थी, ठीक है। जैसे कि हमने पार्टीशन में क्या देखा था, अगर एक बीवी है तो एक शेयर, अगर अलग अलग बीवी है तो सबको अलग अलग शेयर जा रहा था, है ना, 1/3 1/3। लेकिन लेकिन सक्सेशन में स्टूडेंट्स ऐसा नहीं है। जैसा पार्टीशन में अगर एक से ज्यादा बीवियां हैं तो उनका अलग अलग शेयर था, सक्सेशन में ऐसा नहीं है, एक से ज्यादा है तो हम उनको एक ही मानेंगे, है ना, हम उनको एक ही मानेंगे और उनको एक ही शेयर मिलेगा, जैसे कि 1/3 या जो भी शेयर बन रहा है वो दे दिया और ये आपस में बांट लेंगी खुद ही, ठीक है। इन तीनों को एक ही मानेंगे और तीनों का एक ही हिस्सा निकलेगा, फिर आपस में ये तीनों हैं जो बांट लेंगी। ये पॉइंट क्लियर है? अब कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे हिंदू मैरिज में 3 बीवियां कहां से आ गई, है ना। भाई हमने कहा था कि मोनोगैमी का कॉन्सेप्ट आया बाद में, पर उससे पॉलीगैमी का चल रहा था। पर इसका मतलब ये नहीं है जो पहले से शादियां हो रखी हैं वो इनवैलिड हो जाएंगी, वो पुरानी वाली तो वैलिड ही है ना, तो उनकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए, दिस वॉज अबाउट, ये बेसिक्स थे। अब देखिए तब क्या होगा, ये तो इनकी वैलिड मैरिज है, जब तो बात क्लियर, ये पी मर गया तो बेचारी ये तो इसकी विडो होगी ही होगी, ठीक है। लेकिन अगर इन्होंने डिवोर्स करा लिया, इन्होंने डिवोर्स करा लिया और उसके बाद पी की डेथ हो गई, यानी कि यानी कि पी जो था, ये दोनों थे कपल, है ना, लेकिन इनका क्या हो गया, डिवोर्स। अब डिवोर्स हो गया तो ये हस्बैंड वाइफ रहे ही नहीं, ये हस्बैंड वाइफ रहे ही नहीं। अब ये हस्बैंड वाइफ रहे ही नहीं तो पी की डेथ भी हो जाए अगर डिवोर्स के बाद, तो ये औरत जो उसकी पत्नी थी ही नहीं, पहले ही डिवोर्स हो चुका है, तो ये इसकी विधवा भी नहीं होगी,
क्योंकि इनका तो डिवोर्स हो चुका, कोई रिश्ता ही नहीं है पति पत्नी का। तो अगर वो डिवोर्स के बाद पी की डेथ हो जाती है तो ये जो लेडी है वो पी की विधवा, पी की विडो नहीं हो, एंड शी इज नॉट इंटाइटल्ड टू इनहेरिट हिज प्रॉपर्टी। ठीक है, क्योंकि पहले ही डिवोर्स हो चुका है, पहले ही रिश्ता खत्म हो चुका है, उसके बाद पी की डेथ हुई, तो ये इसकी विधवा नहीं है, क्योंकि इनका रिश्ता तो पहले ही खत्म हो चुका। विधवा तो तब होती ना जब इसकी वो पत्नी होती और जब उसके पति की डेथ हो जाती। इतना सा पॉइंट क्लियर है? तो ये बात हेल्ड हुई थी स्टूडेंट्स रामकति वर्सेस महिला श्यामवती के केस। रामकति वर्सेस महिला श्यामवती 2000। ठीक है, ओके आगे चलते हैं। सीधा सा लॉजिक आपको स्टूडेंट्स ये याद रखना है, सीधा सा आपको ये लॉजिक रखना है कि विडो वही होगी जिसका पी के साथ एज अ हस्बैंड वाइफ का रिश्ता होगा, वैलिड जिनकी मैरिज होगी, वैलिड मैरिज होगी, जो वैलिड वेडिड वाइफ जो होगी वही विडो मानी जाएगी। ठीक है, अगर इनकी शादी डिक्लेयर्ड थी वॉइड या वॉइडेबल, उसमें भी हमने कहा था कि हम उनके बच्चे को तो प्रोटेक्ट कर लेंगे, लेकिन हस्बैंड वाइफ का कोई भी रिश्ता नहीं रहता है ना। वॉइड में तो बिल्कुल ही रिश्ता नहीं है, लेकिन वॉइडेबल में जब तक उस शादी को वॉइडेबल डिक्लेयर नहीं कराया, जब तक नहीं कराया वॉइडेबल डिक्लेयर, तब तक वो वैलिड ही रहती है ना। तो दिस यू हैव टू सी कि वैलिड मैरिज होनी चाहिए इन दोनों के बीच में, तभी औरत जो है विधवा मानी जाएगी। अगर पहले ही डिवोर्स हो रखा है तो ये पी की विडो नहीं होगी और ये इनहेरिट नहीं करेगी। देखिए ये सब बात तो हो गई डिवोर्स की। वॉइडेबल मैरिज है तो डब्ल्यू उसकी कभी वाइफ थी नहीं, तो विडो कैसे होगी। वॉइडेबल में जब तक वॉइडेबल डिक्लेयर नहीं कराएंगे जब तक वो उसकी वाइफ रहेगी, वैलिड रहती है क्योंकि तब तक मैरिज तो। लेकिन हमने पढ़ा था सेक्शन 10 भी पढ़ा था हमने उसके अंदर, जहां पे सेपरेट रह रही थी वाइफ, है ना, जहां पे सेपरेट रह रही थी। अब देखिए डिवोर्स तो हुआ नहीं है पर वो सेपरेट रह रही है, तो अगर वो सेपरेट रह रही है और उस दौरान पी की डेथ हो जाती है, अगर उस दौरान पी की डेथ हो जाती है तो फिर ये महिला उसकी विडो ही मानी जाएगी एंड शी विल इनहेरिट। ठीक है, देखिए वॉइडेबल मैरिज जब तक वॉइडेबल डिक्लेयर नहीं कराई जाती वो तो वैलिड ही रहती है ना, तो तब तो इंटाइटल्ड होगी ना, वो उसकी विडो होगी। ठीक है, चलिए अब चलते हैं डॉटर पे। डॉटर, सबसे पहली बात तो जिस डॉटर की बात की गई है ये नेचुरल और अडॉप्टिव डॉटर की बात की गई है। इसमें स्टेप डॉटर इंक्लूडेड नहीं है। स्टेप डॉटर कौन हुई? फॉर एग्जाम्पल ये कोई महिला थी, इनकी पहले से एक डॉटर है, पहले से एक डॉटर है, फिर इन्होंने बाद में इस पी से शादी करी, तो पी की तो लड़की नहीं है ना, यस ये तो डब्ल्यू की है, तो इन दोनों के बीच का रिश्ता जो है ये पी के लिए ये लड़की जो हुई स्टेप डॉटर हुई। तो इस डॉटर में सिर्फ नेचुरल और अडॉप्टिव डॉटर है, स्टेप डॉटर इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि ये महिला की पहले से ही डॉटर थी और बाद में इनकी पी से शादी हुई, तो इसका जो हिस्सा बनता है वो अपने ओरिजिनल जो इनका फादर होगा पहले उनकी प्रॉपर्टी से बनता है। तो बेसिकली समझाने की बात यह है कि इन दोनों का रिलेशन स्टेप डॉटर का ये होती है स्टेप डॉटर, तो स्टेप डॉटर इसमें इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, यस हर्षना शी कैन रीमैरी, अगर ये विडो है और इनकी वैलिड मैरिज है, इसने इसको इनहेरिट हो गई प्रॉपर्टी, ठीक है, इसको इनहेरिट हो गई प्रॉपर्टी, तो ये बाद में रीमैरिज अगर करना चाहती है तो ऑब्वियसली कर सकती है, क्योंकि एक बार इसको पहले, लेकिन अगर ये पहले रीमैरी कर लेती तो इसको कुछ नहीं मिलता। ठीक है, ओके नाउ
अब देखिए स्टेप डॉटर इंक्लूड नहीं है और इलेजिटिमेट डॉटर भी इसमें इंक्लूडेड नहीं है। इलेजिटिमेट डॉटर भी इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे ये कपल है तो ये जो डॉटर होगी हमेशा अपनी माँ के लिए तो लेजिटिमेट होगी, लेकिन फादर के लिए ये इलेजिटिमेट हो सकती है ना। तो इलेजिटिमेट डॉटर का अपने फादर की प्रॉपर्टी में वो कुछ क्लेम नहीं कर सकती। इलेजिटिमेट की बात कर रही हूं मैं, जिसको कोई भी प्रोटेक्शन अंडर सेक्शन 16 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट भी नहीं मिली है ना, जो बिल्कुल ही इलेजिटिमेट है, जिसको सेक्शन 16 के अंदर भी प्रोटेक्ट नहीं किया गया। ठीक है, जिसको सेक्शन 16 के अंदर भी प्रोटेक्ट नहीं किया गया, उस इलेजिटिमेट डॉटर की बात कर रही हूँ। तो इलेजिटिमेट डॉटर इधर इंक्लूडेड नहीं है। लेकिन वो डॉटर जिसको अंडर सेक्शन 16 प्रोटेक्ट कर लिया गया था, जिसको डीम कर लिया था, थी तो वो इलेजिटिमेट ही, लेकिन जिसको डीम कर लिया था लेजिटिमेट, जिसको डीम कर लिया था लेजिटिमेट, वो कवर्ड है इधर, वो कवर्ड है इधर। ठीक है, ये हमारे पास केस लॉ से आया था, गुरनाम सिंह वर्सेस पूरन सिंह। ठीक है, लॉ में ये था बेसिकली कि इलेजिटिमेट डॉटर्स जो है कवर नहीं होगी, लेकिन गुरनाम सिंह वर्सेस पूरन सिंह के केस में ये आया कि एटलीस्ट जो जिनको आपने डीम कर लिया लेजिटिमेट अंडर सेक्शन 16 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, कम से कम उन्हें तो राइट दो क्लास में। ठीक है, तो इलेजिटिमेट डॉटर जिनको बिल्कुल ही प्रोटेक्शन नहीं दी गई वो तो कवर्ड नहीं है, लेकिन अंडर सेक्शन 16 जो डीम्ड है लेजिटिमेट उनको है, उनको कवर कर दिया गया था उस केस के बाद। ठीक है, अब बात करते हैं। ठीक है, आई होप स्टूडेंट्स आपको ये सब बातें क्लियर हो रही होंगी। बहुत आसानी से समझाने की कोशिश कर रही हूँ मैं डायग्राम के थ्रू। चलिए ओके, देखिए अब हमने डॉटर की तो बात कर ली, कौन कौन सी डॉटर है, बायोलॉजिकल, अडॉप्टिव, इलेजिटिमेट डॉटर नहीं है, डीम लेजिटिमेट वाली लेकिन कवर हो जाती है उसके इस लॉ की वजह से। अब देखिए, अब हम फोर्थ पॉइंट पे चलते हैं। तीन रिलेशन हमने देखे, विडो का, मदर का और डॉटर का। अब हम देख रहे हैं सन एंड डॉटर ऑफ प्री डिजीज्ड सन, यानी कि प्री डिजीज सन, ये सन जो ऑलरेडी प्री डिजीज है, पी का ये वाला सन जो ऑलरेडी जिसकी डेथ हो गई है, उसके सन और उसके डॉटर के बारे में हम देख रहे हैं। ठीक है, देखिए इनकी टर्न कब आएगी इनहेरिट करने की, जब इनके फादर की डेथ हो गई होगी, है ना। जब इनके फादर की डेथ हो जाएगी, अगर इनके फादर अलाइव होते तो इनके फादर को ही मिलती, जैसे कि ये है, अब ये वाला सन अलाइव है तो इसकी ब्रांचेस नहीं बनाई है ना, लेकिन ये सन डिजीज्ड हो चुका है इसलिए इसकी ब्रांचेस मैंने बनाई। तो सबसे पहले पॉइंट तो यही है कि भाई प्री डिजीज सन का अगर कोई डॉटर है और अगर कोई सन है तो वो इनहेरिट तभी कर सकते हैं डायरेक्टली जब उनके पास इनहेरिटेंस जब आएगी जब एस की डेथ हो चुकी होगी। अगर ये अलाइव है तो एस को ही मिल जाता, जैसे मैंने अलाइव एस बनाया तो मैं ब्रांचेस बनाती ही नहीं, बट क्योंकि ये डिजीज्ड है इसलिए मैंने इसकी ब्रांचेस बनाई, तब इनके पास आएगी। तो फर्स्ट पॉइंट यही है कि द टर्न ऑफ दीज टू विल ओनली कम व्हेन देयर फादर विल डाई। ठीक है, इनके फादर की एस की डेथ हो गई, ब्रैकेट बनाया ना मैंने, दैट मींस इसकी डेथ हो गई। ठीक है, ये तो सिंपल सी बात है कि लीगली वेडिड वैलिड जो मैरिज है उससे पैदा हुआ था, अगर एस जो है वैलिड मैरिज का जो सन है अगर वो है तो ये बात हो रही है। ठीक है, लेकिन वहीं हम देखें कि अगर ये एस पी का वो बेटा होता जो कि वैलिड मैरिज से नहीं हुआ है, जो कि
वैलिड मैरिज से नहीं हुआ है। जैसे मैंने आपको बताया ना अभी, विडो विडो जो वॉइड मैरिज वाली जो विडो होगी, या फिर जिनकी मैरिज डिक्लेयर्ड है वॉइडेबल, है ना, ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुकी है कोर्ट के द्वारा किसी की मैरिज वॉइड या वॉइडेबल, तो फिर उसमें डब्ल्यू को कुछ नहीं मिलता। अब जब ये वाइफ ही नहीं है, जब ये वाइफ ही नहीं है, वॉइड या वॉइडेबल है इनकी मैरिज, अब जब ये वाइफ ही नहीं है, वो भी डिक्लेयर्ड है, अब ये वाइफ ही नहीं है तो वाइफ को तो कुछ नहीं मिला, वीडियो के हमने देखा था। अब अगर इनका बच्चा हो जाता है, इनका बच्चा हो जाता है, एस इन्हीं का बच्चा है ना, अब इसकी मदर को तो कुछ नहीं मिल रहा था क्योंकि वॉइड और वॉइडेबल, लेकिन जो अगर बच्चा है तो उसका क्या होगा, अगर इनका सन है तो उसका क्या होगा। देखिए, अगर तो सन प्रोटेक्टेड है अंडर सेक्शन 16 कि इसको डीम कर लिया है लेजिटिमेट, है ना, तो फिर तो एस को मिल जाएगी, ठीक है, तो फिर तो एस को मिल जाएगी। लेकिन ये बिल्कुल ही इलेजिटिमेट है, इसको कोई अंडर सेक्शन 16 डीम लेजिटिमेट तक नहीं माना, तो इसको कुछ नहीं मिलने वाला है, कुछ भी नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो बताने की बात ये है कि अगर ये इस वाली कैटेगरी के अंदर फॉल होता है ना स्टूडेंट्स, अगर ये प्री डिजीज जो सन है पी का इस वाली कैटेगरी के अंदर फॉल होता है, तब इसके पोता और पोती ये नहीं है, क्योंकि पी का सिर्फ इसके साथ कनेक्शन था, इस एस के साथ कनेक्शन था। कोई बात नहीं, कोर्ट ने तुझे सेक्शन 16 में प्रोटेक्शन दे दी, तू जिंदा है तो तेरे को मैं तेरा शेयर दे देता हूँ, लेकिन तेरी ही डेथ हो जाती है तो तेरे बाद तेरे बेटा बेटी का मेरे से कोई रिश्ता नहीं है, क्योंकि ठीक है, क्योंकि वो वॉइड और वॉइडेबल मैरिज वाला लड़का था उनका, ठीक है। तो अगर एस की डेथ हो जाती है, एस की डेथ हो जाती है, ये वाले एस की जो इस वाले के अंदर डीम लेजिटिमेट था, इस वाले एस की, इस वाले बेटे की अगर डेथ हो जाती है, इसके बाद इसके बेटे और इसके बेटी का कोई भी क्लेम नहीं, ये दोनों कभी भी क्लेम नहीं कर सकते पी की प्रॉपर्टी पे, क्योंकि इनका पी से तो कोई रिश्ता था ही नहीं, क्योंकि इनके फादर का भी खुद भी आधा अधूरा ही रिश्ता था पी से, वॉइड और वॉइडेबल मैरिज का बच्चा था। तो अगर एस जिंदा होता तो एस को तो इनहेरिट हो जाती प्रॉपर्टी, ठीक है, लेकिन अब एस की ही डेथ हो चुकी है तो इसके बाद ये और ये क्लेम नहीं कर सकते। अदरवाइज जो लेजिटिमेट अगर सन है एस, अगर उसकी डेथ हो गई है तो ऑब्वियसली उसके बाद ही और ये क्लेम कर सकते हैं। ये वाला पॉइंट क्लियर, ये वाला पॉइंट क्लियर स्टूडेंट्स। ओके, नाउ आज का लेक्चर स्टूडेंट्स हम यहीं पे वाइंड अप कर रहे हैं, ठीक है। अगर एक ही दिन में सारे रिलेशंस पढ़ा दूंगी तो आपको मिक्सअप हो जाएगा, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड कर रहे हैं, ठीक है। आज हमने 4 रिलेशनशिप्स को समझा, क्लास 1 में मदर, विडो, डॉटर और सन एंड डॉटर ऑफ प्री डिसीज्ड सन, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट्स आप पढ़ के आइए, क्लास 1 का चार्ट आप देखिए, बनाने की कोशिश कीजिए, इसे 3-4 बार प्रैक्टिस करो, आपको एटलीस्ट रिलेशंस याद हो जाएंगे। और जो मैंने अभी 4th पॉइंट समझाया थोड़ा सा टेक्निकल था, बट समझने की कोशिश करो कि अगर जिस पिता की डेथ हुई है उसका बेटा जो है लेजिटिमेट है तो कोई दिक्कत नहीं है, पोते पोती भी उसी के है ना, पोते पोती भी उसी के हैं, तो मांग सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं, अगर उनके फादर की डेथ भी हो गई है तब भी अपने दादा की प्रॉपर्टी से वो क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। ये अलग बात है जब जो जिस बंदे की प्रॉपर्टी मर रही है उसका जो बेटा था वो लेजिटिमेट था, तब पोता उसके पोता पोती मांग सकते हैं, बेटा बेटी उसके मांग सकते हैं अपने ग्रैंडफादर से। लेकिन जिसकी डेथ हुई है उसका जो बेटा था, उसका जो बेटा था वो लेजिटिमेट था नहीं, बस उसे डीम कर लिया कोर्ट ने लेजिटिमेट अंडर सेक्शन 16, तो सिर्फ वो अंडर सेक्शन 16 वाले का ही जो मरा है उसका रिश्ता ही उससे ठीक नहीं है, तो इसके बेटा बेटी का क्या रिश्ता होगा। उस केस में उसके जो है वो अपने दादा से नहीं मांग सकते, क्योंकि उनके अपने दादा से कोई रिलेशन है ही नहीं, क्योंकि उनका जो फादर है वो भी खुद भी डीम्ड लेजिटिमेट था, ठीक है। इतनी सी बात क्लियर हो गई। आई होप अब तो क्लियर हो गया होगा आपको, क्योंकि आपने डीम लेजिटिमेट क्या होता है ये सारी चीजें पहले भी देखी हुई है हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर, है ना। ओके, फॉर नाउ स्टूडेंट्स वी आर एंडिंग आवर लेक्चर हियर ओनली नाउ। Now let's meet in the next lecture students. So yeah, this was all for today's lecture.
आप नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम कुछ और रिलेशंस भी बच गए हैं, सिर्फ ये पॉइंट्स नहीं है, अभी बच गए हैं काफी सारे रिलेशंस, वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग टूडेज लेक्चर स्टूडेंट्स। अगर आपको अच्छा लगा हो हमारा लेक्चर, so you can subscribe to our YouTube channel IJS Law Classes.